स्वागत है एसएससी 2020 में। और आज हम बात करेंगे ल्यूसेंट का क्लास नंबर 3 और इससे पहले हम हिस्ट्री सेक्शन यहाँ पे चल रहा है। तो हिस्ट्री में हम बिंदुसार तक यानी पार्ट 2 क्लास में हम बिंदुसार तक कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 3 में अशोक को। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक है अशोक वाला, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं अशोक से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अशोक, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजगद्दी पर कब बैठा। तो अशोक राजगद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में। सेकंड क्वेश्चन आता है कि अशोक जो है राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था। तो इससे पहले वो राज्यपाल था अवंती का, ठीक है, तो इससे पहले वो अवंती का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि अशोक का नाम अशोक कौन से अभिलेख में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है। ठीक है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। तो पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन, ठीक है। अगला आता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी है, काफी बार आता है। 261, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण किया अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में, ठीक है। तो 269 पे गद्दी पे बैठा था और 8 साल बाद यानी 261 में उसने कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। तो कलिंग पर आक्रमण किया और वहां पे उसकी राजधानी पर उसने अधिकार किया। तो राजधानी पूछ सकता है कि कलिंग की राजधानी क्या थी। तो कलिंग की राजधानी थी तोसली, तोसली पर उसने अधिकार किया। अगला क्वेश्चन आता है राजदूत, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार के टाइम पे कौन आया था। डायमेकस आया था। ऐसी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था मैगसनीज। और अशोक के टाइम पे पूछेगा तो अशोक के टाइम पे राजदूत आया था डियानीशियस। डियानीशियस किसका राजदूत, किसके राजदूत है। ये था टॉलमी द्वितीय का, ठीक है, टॉलमी द्वितीय का, ठीक है। तो ये आया था डायनीशियस राजदूत अशोक के दरबार में। अगला है अशोक कौन से धर्म को मानने वाला था। बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और बौद्ध धर्म की शिक्षा उसने किससे ली। उपगुप्त से। यानी पूछ सकता है कि अशोक के जो बौद्ध गुरु हैं उनका नाम क्या है। उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए उसने गुफा बनवाई थी। गुफा कहाँ पे बनाई। तो बराबर की पहाड़ियों में। शायद एक बार चेक कर लेना, ये बराबर की पहाड़ियों में उसने 4 गुफाओं का निर्माण किया था। किसके लिए। ठीक है, तो बराबर की पहाड़ियों में उसने आजीविकों के रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण किया। चारों गुफाओं का नाम क्या है, काफी बार पूछता है। तो फर्स्ट हो गया कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। तो ये 4 गुफाएं जिन ये उसका निर्माण किया अशोक ने किसके लिए। आजीविका को रहने के लिए, आजीविकों को रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद अशोक की माता का नाम पूछेगा तो अशोक की माता का नाम है था शुभद्रांगी, ठीक है, शुभद्रांगी इनकी माता का नाम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है अशोक के बारे में, ठीक है। इसके बाद बहुत बार ये पूछा गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किससे भेजा। तो इसने अपने पुत्र, और पुत्र का नाम है महेंद्र, और पुत्री का नाम हो जाएगा संघमित्रा को, ठीक है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। और काफी बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले शिलालेखों का जो प्रचलन है वो किसने किया। तो आंसर हो जाएगा अशोक ने। अगला है अशोक ने कौन कौन सी लिपि का यूज किया अपने अभिलेखों में। तो लिपि, 4 लिपि का इन्होंने यूज किया। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, और तीसरी में आ जाती है हमारी ग्रीक और अरमाइक। तीनों ही टाइप के लिपि के जो अभिलेख है वो अलग अलग जगहों से मिले। अगर ग्रीक और अरमाइक लिपि के जो अभिलेख है उनकी बात करें तो ये अफगानिस्तान से। खरोष्टी के जो अभिलेख हैं वो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। और तीसरा वाला भारत में बात करें तो भारत के में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिलेख जो है इसके 3 भाग हैं। अभिलेखों को 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है अशोक के अभिलेखों को। कौन कौन से। एक है, फर्स्ट है शिलालेख में, सेकंड हो जाएगा हमारा स्तंभ लेख में, और थर्ड हो जाएगा गुहा लेख में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा राइटिंग जो है समझ में ना आए, बट मैं बोल भी रहा हूँ तो उस चीज को नोट करते हुए चलना। फर्स्ट है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख, और तीसरा है गुहा लेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अशोक के शिलालेख की खोज है, अशोक के शिलालेख की खोज वो किसने की। तो नाम है पादरेटी फैंटलन है, पादरेटी फैंटलन ने। और सन भी याद कर लेना कब की, 1750 में। तो पादरेटी फैंटलन ने अशोक के शिलालेख की खोज की, और जिनकी संख्या कितनी है 14, ठीक है, संख्या रुक गई 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता किसने हासिल की। सबसे पहले सफलता किसे मिली अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में। तो बहुत बार पूछा गया जेम्स प्रिंसिप। तो हो सकता है कि इसका सन भी पूछे 1837 ईस्वी में, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं शिलालेख। टोटल जो शिलालेख हमारे 14 है, और क्वेश्चन शिलालेख से इस टाइप से आता है कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो किससे संबंधित है, या फिर पूछता है कि कलिंग युग जो है कलिंग युग का संबंध अशोक के कौन से शिलालेख से है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए 14 के 14 शिलालेख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शिलालेख को याद कैसे करना है, इन्हें शॉर्ट में याद करना, क्योंकि मैंने शॉर्ट में ही लिखा हुआ है। जैसे पहला शिलालेख का संबंध किससे है, तो पहले की बात करें तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा के बारे में, ठीक है, यानी इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और फर्स्ट शिलालेख में, अब सेकंड क्या है, सेकंड शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है सेकंड वाले शिलालेख में, ठीक है। तो फर्स्ट में पशु बलि था और दूसरे में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा। तो यहाँ से पशु को कनेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट वाले में भी है और सेकंड वाले में भी है। थर्ड शिलालेख में क्या कहा गया, थर्ड शिलालेख में अशोक ने राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि, क्या आदेश दिया था, राजकीय अधिकार कि हर 5वें वर्ष पर वो दौरे पे जाए, ठीक है। और इसके बाद हमारा फोर्थ वाले शिलालेख में क्या कहा गया, फोर्थ शिलालेख में उन्होंने इसमें भैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की है, ठीक है। फिफ्थ वाले में क्या है, फिफ्थ वाले में धर्म महापात्रों की नियुक्ति है 5वें अभिलेख में, ठीक है। और सिक्स वाले में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, ठीक है, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो 6 के 6 अभिलेख एक बार अच्छे से देखना। फर्स्ट में पशु बलि, सिर्फ इतना ही याद करना, पशु बलि। सेकंड में मनुष्य और पशु की चिकित्सा। थर्ड वाले में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि हर 5वें वर्ष वो दौरे पर जाए। और फोर्थ वाले में बहरी घोष की जगह धम घोष की व्याख्या की है। फिफ्थ वाले में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की है। और सिक्स वाले में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो ये हमारे शुरू के 6 अभिलेख हैं। बात करते हैं सातवां अभिलेख। सातवां और आठवां अभिलेख जो है, एक दोनों को एक साथ ही यहाँ पे कनेक्ट किया है, दोनों को एक साथ दिया है। यानी 7वें और 8वें अभिलेख में जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7वां और 8वां, ठीक है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नाइन्थ नंबर वाला शिलालेख, नाइन्थ शिलालेख में क्या कहा गया, नाइन्थ शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। उसके बाद टेंथ वाले में राजा और अधिकारी, ठीक है। 10वां भी हमारा देखे, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी जो हैं वो हमेशा प्रजा के हित में सोचें। तो ये अशोक के 10th शिलालेख में उल्लेख है इसका। 11th वाले में धम की व्याख्या, ठीक है, इसमें धम की व्याख्या की गई है, धम की, ठीक है। 12th वाले में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, 12th वाले में इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है 12th वाले में। 13 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 और 14 शिलालेख अशोक का। और 13 वाले शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। तो 13 वाले में कलिंग युद्ध का है, अशोक के हृदय परिवर्तन भी इसी में आता है। और 14 शिलालेख में क्या है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है 14 शिलालेख में। तो ये हमारे 14 के 14 शिलालेख थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई भी आपका शिलालेख आए। स्तंभलेख की बात करें तो टोटल स्तंभलेख कितने हैं, 7th है। और कौन सी लिपि में, क्योंकि 7 के साथ जो स्तंभलेख है वो भारत में ही है, इसलिए ब्राह्मी लिपि में ही सबके सब है। इसलिए अगला क्वेश्चन है कि कुल स्थान जहाँ से मिले, कितने स्थानों से मिले, 6 स्थानों से नहीं मिले। फर्स्ट वाले की बात करें तो प्रयाग स्तंभलेख इंपॉर्टेंट है। प्रयाग स्तंभलेख पहले ये कौशाम्बी में था, फिर कौशाम्बी में था, बाद में इसे इलाहाबाद कौन लाया, अकबर। सेकंड है दिल्ली टोपरा, और थर्ड वाला दिल्ली मेरठ। टोपरा से दिल्ली जो स्तंभ लेक है, तो इसे टोपरा से दिल्ली कौन लाया, तो फिरोज शाह तुगलक। थर्ड वाले को भी मेरठ से दिल्ली कौन लाया, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अ, इसके बाद अगला क्वेश्चन है रामपुरवा। तीसरा है स्तंभ लेक है रामपुरवा। रामपुरवा यानी ये कहाँ पे है, चंपारण बिहार में। अगले तीनों एक ही जगह है, चंपारण बिहार में ये तीनों। रामपुरवा चंपारण बिहार में है ये वाला स्तंभ लेक। और इसकी खोज की थी 1872 में, किसने, कार्ल लायल ने, ठीक है। नेक्स्ट है लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़, दोनों हमारे चंपारण बिहार में स्थित है। और जो लोरिया नंदनगढ़ है, इसमें जो है इस स्तंभ पर मोर का चित्र भी बना हुआ है, ठीक है। ये वाला 6 वाला नंदनगढ़ पे। बाकी लास्ट के तीनों चंपारण बिहार में। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, या फिर रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को।
सबसे छोटा स्तंभलेख पूछता है कौन सा है, तो सबसे छोटा स्तंभलेख है रुम्मीदेई। और रुम्मीदेई यानी इसमें जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा जो भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की है। सिर्फ यही पूछता है सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है, रुम्मीदेई। और रानी का अभिलेख कैसे कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, कि सबसे जो लंबा अभिलेख था वो कौन सा अभिलेख है, अशोक का सातवां अभिलेख। अशोक का जो सातवां अभिलेख है वो सबसे लंबा अभिलेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा की गई है। तो प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। तो ये वहाँ पे पहले वाले जो पृथक शिलालेख है इसमें ये वाली घोषणा की थी, ठीक है। अगला है अशोक का सारे कुना बोलो, फिर इसका कंदहार भी यहाँ पे नाम है। सारे कुना अभिलेख या फिर कंदहार जो है अभिलेख वो कौन कौन सी भाषाओं में प्राप्त हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। सारे कुना जो अशोक का अभिलेख है वो ग्रीक और अरमाइक ये रहा, ठीक है। किसमें अनुवाद है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में मिला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि उपदा परीक्षण, एक वर्ड है कि उपदा परीक्षण किसे कहा जाता था, ठीक है। उपदा परीक्षण होता क्या था, तो उपदा परीक्षण मतलब जो अशोक के टाइम पे जो मुख्यमंत्री होते हैं और पुरोहित थे उनकी नियुक्ति के लिए, नियुक्ति से पहले इनके जो चरित्र को जांचा परखा जाता था उसे कहते हैं उपदा परीक्षण। परीक्षण मतलब ही वही होता है जांचना है, जांचना जांचना, ठीक है, जांच पड़ताल करना। तो मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति से पहले उन्हें जांचा जाता था और उसी को अशोक के टाइम पे उपदा परीक्षण कहा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद देखो, मंत्री सम्राट की सहायता के लिए क्या होती थी, मंत्रिपरिषद होती थी। अब मंत्रिपरिषद में जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, या तो 12 होती थी, 16 होती या 20 हुआ करती थी। महापात्र, ठीक है। अब महापात्र क्या किसे, अर्थशास्त्र में महापात्र किसे कहा जाता था, तो जो शीर्ष अधिकारी होता था उसे महापात्र कहा जाता था, ठीक है। तो अगला यहाँ पे है कि चर किसे कहा जाता था, एक और था वहाँ पे जो अर्थशास्त्र में जो चर था वो किसे कहा जाता था, जासूस को, ठीक है। तो जासूस को वहाँ पे चर कहा जाता था अशोक के टाइम पे अर्थशास्त्र में। उसके बाद चक्र किसे कहा जाता था, जो चक्र कहा जाता था वो कहा जाता था किसे, सॉरी, चक्र कहा जाता था प्रांतों को, ठीक है। प्रांतों को कहा जाता था चक्र। और प्रांत टोटल कितने थे अशोक के टाइम पे, तो टोटल जो प्रांत थे वो 5 प्रांत थे, 5 प्रांत, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि अशोक के टाइम पे जो चक्र है वो कहा जाता था प्रांत को, और टोटल ये थे प्रांत। उसके बाद जो प्रांतों के प्रशासक थे उन्हें क्या नाम दिया गया था, तो प्रांतों के जो प्रशासक है उन्हें नाम देते थे या तो कुमार या फिर आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक, ठीक है। 3 नाम थे उनके जो प्रांतों के प्रशासक थे। उसके बाद इन्होंने प्रांतों का विभाजन भी किया है। प्रांतों का विभाजन इन्होंने किया था विषय में, ठीक है। और विषय जो किसके अधीन होता था, विषयपति के अधीन होता था। अच्छा, अशोक के टाइम पे जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, वो ग्राम थी। और ग्राम का जो मुखिया था उसे क्या कहा जाता था, ग्राम्य कहा जाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था, प्रशासकों में सबसे छोटा था गोप, ठीक है। और जो क्या करता था, 10 ग्रामों का शासन संभालता था, ये वाला जो जो प्रशासकों में सबसे छोटा होता था, ये 10 ग्रामों का शासन ये संभालता था, ठीक है। इसके बाद एक और है कि मैगसनीज में भी कुछ बोला था कि मैगसनीज के अनुसार अगर हम बात करें तो जो नगर का प्रशासन था अशोक के टाइम पे वो 30 यानी 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ था, 30 सदस्यों का मंडल। अब इन्होंने इसे डिवाइड कैसे किया था, इन्होंने 6 समितियां बनाई थी। इन 30 सदस्यों का जो मंडल है उसे 6 समितियां बनाई थी, और जिनमें एक समिति में कितने लोग होते थे, 5 लोग होते थे, ठीक है, 5 सदस्य होते थे। अच्छा, अशोक के टाइम पे जो बिक्री करता वो क्या था, बिक्री करता 10वां भाग, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अशोक के टाइम पे जो बिक्री करता वो 10वां भाग था, मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, ठीक है। और जो इससे बचाता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है, यानी जो नहीं देता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था उस टाइम। उसके बाद देखो, मैगस्थनीज के अनुसार जो मार्ग निर्माण अधिकारी था वो कौन था, मार्ग निर्माण अधिकारी कहा जाता था एग्रोनॉमी का। बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है कि जस्टिन जो कहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 कौन क्या थे, अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे, 8,000 रथ थे, ठीक है। बस ये थोड़ा है। और प्लूटार्क और जस्टिन भी के अनुसार जो है क्या किया था, जो अशोक था, ठीक है, चंद्रगुप्त ने क्या कहा, जो नंदों की सेना, पैदल सेना से उसके बाद 3 गुनी सेना था, कितनी, लगभग 60,000, ठीक है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हम ये वाला पार्ट कर चुके हैं। और इसके बाद ये रहा सेना अधिकारी,
सेना अधिकारी में एक नायक होता था, बाकी जो विभाग का बड़ा अधिकारी था उसे सेनापति कहते थे, तो सिंपल सा है। मौर्य सेना का जो रखरखाव था वो 5 सदस्य टीम करते थे। अभी हमने बताया था यहाँ पे 30 सदस्यों वाला एक मंडल है जिसमें 6 समितियाँ थी और 5 सदस्य होते थे एक समिति में। अच्छा, जो गुप्तचर विभाग था वो महापात्य सर्प कहते हैं, ठीक है, नामक अमात्य इसके अधीन वो रहता था। जो गुप्तचर विभाग था शो मौर्य शासन में, वो महापात्य यानी सर्प के अधीन रहता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या नाम दिया गया? गुण पुरुष नाम दिया गया। अगला है, एक स्थान से दूसरे स्थान जो भ्रमण करते थे उन्हें नाम दिया था उन्होंने कुछ, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले जो गुप्तचर होते उन्हें नाम दिया था संचार। ये तो नाम से पता चल रहा, संचार यानी एक जगह से दूसरी जगह। अगला है, जनपदीय न्यायालय। जनपदीय न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उन्हें क्या कहा जाता था? ठीक है, इसके न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था, ठीक है। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? शीता भूमि। और बिना वर्षी की जो खेती थी उसे क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक। भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने विभाजित किया? बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये किया मैगसनीज ने। और वो 7 शायद नाम अगर पूछता है तो एक बार देख लेना, ठीक है। दार्शनिक हो गया, जैसे किसान हो गया, अहीर हो गया, कारीगर हो गया, सैनिक हो गया, निरीक्षक हो गया और सभासद, ये 7 वर्ग थे जो इसे मैगसनीज ने बांटा था, ठीक है, भारतीय समाज को। उसके बाद स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? रूपा जीवा उन्होंने नाम दिया। उसके बाद जो नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो वो की थी किसने? कश्मीर के जो राजा थे प्रवर्तक ने। किसने? कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? तो 137 वर्ष तक, ठीक है। और मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा वो था बृहदत्त, ठीक है, बृहदत्त था। और बृहदत्त को किसने हराया? बृहदत्त की हत्या किसने की? इसकी हत्या इसके सेनापति था एक जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। इसके बाद और उसने 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या की और मगध पर एक शुंग वंश की स्थापना की। तो अगला हमारा शुंग वंश है, या फिर उसे हम ब्राह्मण साम्राज्य भी कहते हैं, वो हम करेंगे पार्ट 4 में, ठीक है। तो इसी तरह कंटिन्यू देखते रहो, काफ़ी यहाँ पे शॉर्ट्स में नोट्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी लिए हैं ल्यूसेंट में, इससे बाहर कोई पॉइंट आपका नहीं बचेगा। और एक दो बार सुनने से भी काफ़ी कुछ याद होती है, अगर आप सुनते भी हो 2-3 बार वीडियो को तो वैसे ही याद काफ़ी कुछ लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं पार्ट 4 में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया।